चलिए बेटा, अब देखें आज हम लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ा था, आज हमें पढ़ना है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस इकोनॉमिक्स में। आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के। ये कुछ बेसिक क्या इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, विल डिस्कस अबाउट दोस कॉन्सेप्ट्स। बस आज का लेक्चर और है जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन हमें डिस्कस करना है, उसके बाद में हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे जाएंगे। वेदर द इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस और अ नॉर्मेटिव साइंस। क्या है इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है, ये हमें देखना पड़ेगा। देखें, इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस, क्यों बोलते हैं पॉजिटिव साइंस इकोनॉमिक्स को, या क्यों माना जाता है कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है। इट एक्सप्लेन्स व्हाट इट इज बट नॉट व्हाट ऑट टू बी। पहले आपको समझना पड़ेगा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में फर्क क्या होता है, यानी दोनों में डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव और अगर नॉर्मेटिव, इन दोनों को हम कंपेयर करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो बेटा, नॉर्मेटिव का मतलब होता है क्या होना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन, यानी जो पॉसिबिलिटीज हैं उसके ऊपर जब डिस्कशन किया जाता है तो उसको बोला जाता है नॉर्मेटिव। पॉजिटिव का मतलब है जो एग्जिस्ट करता है, जो भी एक्चुअल है और विच एग्जिस्ट, ठीक है, उसको बोला जाता है पॉजिटिव साइंस। तो हम लोगों को ये डिस्कशन करना है कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है नॉर्मेटिव साइंस। अब पॉजिटिव है नॉर्मेटिव, ये कैसे पता चलेगा। देखें, इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस, इट एक्सप्लेन्स व्हाट इट इज, लाइक व्हाट ऑट टू बी, ठीक है ना। ये इस पे डिस्कशन नहीं करती, क्या है उस पर डिस्कशन करता है। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द थिंग्स एज दे आर, यानी जो चीजें जैसी है एक उनके ऊपर डिस्कशन होगा, ना कि इस बात के ऊपर डिस्कशन होगा कि चीजें कैसी होनी चाहिए थी। इट डज नॉट डील विद द वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट का मतलब क्या होता है, वैल्यू जजमेंट का मतलब है कि जो चीजें आपकी एक्सपेक्टेड है और जिनके लिए जजमेंटल वैल्यूज अगर लगती हैं तो इसके अंदर वो एप्लीकेबल नहीं की जाती। अकॉर्डिंग टू द लियोन रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस, ठीक है। आगे देखें नॉर्मेटिव साइंस क्यों है। A normative science explains what ought to be and what not to be. It does relates to the value judgment. Value judgment मतलब कि आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या होंगी या आपकी आगे की इकोनॉमिक कैसी होगी, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। It deals with the good and bad or right and wrong. According to the Alfred Marshall, economics is a normative science. Next है deductive method and inductive method. क्या होता है डिडक्टिव मेथड का मतलब, ठीक है बेटा। डिडक्टिव मेथड में हम लोग बेसिकली, मैं पहले दोनों का डिफरेंस समझाता हूं आपको कि डिडक्टिव और इंडक्टिव होता क्या है। कल आपने एक चीज पढ़ी थी, साइंस एंड आर्ट्स, यानी इकोनॉमिक्स को साइंस माना जाए या इकोनॉमिक्स को आर्ट माना जाए, ठीक है, साइंस माना जाए या आर्ट माना जाए, इस पे हमें डिस्कशन करना था और हमने डिस्कशन किया था, आपको याद हो तो। डिडक्टिव मेथड का मतलब क्या होता है बेटा, डिडक्टिव मेथड का मतलब है कि हम लोग कुछ जनरलाइजेशन या जनरल रूल डेवलप करते हैं, जनरल रूल्स डेवलप करते हैं। इंडक्टिव में हम लोग कोई जनरल रूल नहीं बनाते, हम लोग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से स्पेसिफिक रूल। स्पेसिफिक रूल का मतलब क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक रूल मतलब एज पर सर्कमस्टांसेस, ठीक है, यानी अ रूल फॉर एवरी सिचुएशन, अ रूल फॉर एवरी सिचुएशन, इसको बोलते हैं इंडक्टिव। अगर हम डिडक्टिव मेथड के हिसाब से देखें तो वी ऑलवेज फॉलो फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, यानी आपने कोई जनरल रूल बना दिया और अब उस रूल को हम लोग जो स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस होती हैं या जो पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस होती हैं उन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस पे अप्लाई करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने कल जब पढ़ा था इकोनॉमिक्स से साइंस, साइंस में हम यही काम करते हैं और यहां पर हम क्या करते हैं, जो सिचुएशन सामने आएगा उसके लिए रूल बनाया और उस रूल को, यानी वो जो हमारा स्पेसिफिक रूल है उसको हम बेटा कहां लेके जाते हैं, जनरल रूल की तरफ लेके जाते हैं। सो वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, यहां पे स्पेसिफिक टू, देखें
डिडक्टिव मेथड इट्स ऑल्सो कॉल्ड द प्रायर मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। प्रायर मेथड बेटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले रूल बनेगा, पहले जनरल रूल बनेगा, ठीक है, फिर स्पेसिफिक सिचुएशन पे लगेगा, पहले जनरल रूल लगेगा फिर स्पेसिफिक सिचुएशन पे लगेगा, ठीक है। इन दिस मेथड द लॉ और थ्योरीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल अजम्पशंस, यानी जो भी आपकी फंडामेंटल अजम्पशंस है जो हमने पहले से सेट करी हुई हैं, बोला ना पहले जनरल रूल बनता है, तो जो फंडामेंटल अजम्पशंस हमने पहले से सेट करी हुई हैं वो फंडामेंटल अजम्पशंस को यूज करके हम लोग अपना जो है स्पेसिफिक प्रोविजन लगाएंगे। दिस मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फॉलो द डिडक्टिव मेथड, जनरली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कुछ ऐसे रूल है, अभी मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, ये मैं जब आपको उन मेथड्स पे हम जाएंगे, उन रूल्स पे जब हम जाएंगे ना तब बताऊंगा कि देखो ये डिडक्टिव मेथड का था, ये इंडक्टिव मेथड का था। इंडक्टिव मेथड देखो, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल मेथड और स्टैटिस्टिकल मेथड। द थ्योरीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स और स्टैटिस्टिकल डेटा, यानी हम हर केस में, हर इंडिविजुअल सर्कमस्टेंस में उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस की जो सिचुएशन है, उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस के जो डेटा होंगे उनके हिसाब से रूल बनाएंगे। द लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट फॉलोड इंडक्टिव मेथड्स। अब लास्ट हमारा पॉइंट आता है जो मैंने आपको इकोनॉमिक्स में सबसे पहले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ाया था, जो हमारा सबसे पहला लेक्चर था, उसमें जो हमने डिस्कस किया था, याद करो आप। इकोनॉमिक्स की 3 मेजर प्रॉब्लम्स है जिसके लिए हम लोग ये पूरा पढ़ रहे हैं। कौन सा, मैं याद दिलाता, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? आपको अगर याद हो तो हमने आपसे कहा था कि इकोनॉमिक्स के अंदर एक मिनट रुकना, जरा हैंग हो गया ये। आपको याद हो तो हमने इकोनॉमिक्स में एक चीज पढ़ी थी शुरू में, बिल्कुल अगर आपको याद हो तो, मेरे हिसाब से पहला, हमारी जो वांट्स हैं, ठीक है, यानी जो एंड्स हैं वो बिल्कुल अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, ठीक है। वांट्स और एंड्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब चूंकि इन दोनों के अंदर बैलेंसिंग करनी है, तो बैलेंसिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस, या फिर टू होम वी हैव टू प्रोड्यूस। क्योंकि सबकी सारी चीजें पूरी नहीं की जा सकती, हम सारी नीड्स को पूरा नहीं कर सकते फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सबके सारी नीड्स को हम लोग पूरा कर दें। तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम लोग ये डिसाइड करें
कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये सब हमें डिसाइड करना पड़ेगा। देखें, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक्स इज तीन है। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस। इट इज if the present is given importance, the resources are diverted toward the production of consumer goods. If the future is given importance, the resources are diverted for the production of capital goods. यदि आप प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहते हो तो जो आज कंज्यूमर गुड्स है उनका प्रोडक्शन ज्यादा करोगे जो आज कंज्यूम होगी। एक होता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब जो फ्यूचर के लिए की जाती हैं या जिनको हम स्टॉक करके रखते हैं। तो अगर आपने बाई चांस फ्यूचर को इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया या आपको लगता है कि फ्यूचर्स की नीड पूरी होनी जरूरी है तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। हाउ टू प्रोड्यूस, क्योंकि हमने कहा ना हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, सो द प्रॉब्लम इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ सम रिसोर्सेज। सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सो वी नीड टू प्रोड्यूस यूजिंग सम लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंट्री के अंदर पैसा बहुत है, यूएसए, यूके, वहां पे पैसे की कमी नहीं है लेकिन वहां लेबर की कमी है, क्योंकि वहां पे या तो लेबर अवेलेबल नहीं होती या बहुत महंगी लेबर अवेलेबल होती है, क्योंकि वहां पॉपुलेशन लिमिटेड है, पैसा लोगों के पास बहुत है, तो कोई भी लेबर वाला काम नहीं करना चाहता। और जो लोग लेबर वाला काम करना चाहते हैं दे यूज्ड टू चार्ज अ वेरी ह्यूज अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करते हैं। इंडिया की तरह सस्ती लेबर नहीं मिलती। इंडिया में, बांग्लादेश में, चाइना में, नेपाल में, पाकिस्तान में, इन सब जगह पैसा कैपिटल नहीं है पर लेबर बहुत है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है तो लेबर यहां पर बहुत है। तो जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, अब इंडिया में अगर किसी चीज का प्रोडक्शन होगा तो वी नीड टू प्रोड्यूस दोज कमोडिटीज विच इज लेबर इंटेंसिव। लेकिन जो कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी है वहां पे उन गुड्स का प्रोडक्शन होगा जिनमें पैसा या आप टेक्निक को यूज करके आप प्रोडक्शन कर सकते हो, लेबर का यूज कम होता है, तो वो डिपेंड करेगा। एंड द लास्ट, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, द गवर्नमेंट पॉलिसी में डिटरमाइन व्हाट आर द कमोडिटीज दैट टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हुम। वन कैन मेक अ कंजेक्चर फ्रॉम द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंट्री। इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू प्रोड्यूस मोर ऑर्डिनरी बसेस देन लग्जरी, then one can understand that the country is producing for poor and not for the rich। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है उस कंट्री की, उस इकोनॉमी की। जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ लग्जरी चीजें कम प्रोड्यूस होती हैं एज कंपेयर टू जितने भी महंगी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं अच्छी, वो सब इंडिया से बाहर, चाहे वो ऑडी हो, बीएमडब्ल्यू हो, मर्सिडीज हो, इनका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होता क्योंकि उसका इतना कंजम्पशन इंडिया में नहीं। तो फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू like production of those goods is not very important क्योंकि वो उतनी ज्यादा यूज नहीं होंगी। देखें फ्यू फंडामेंटल, अच्छा ये तो ये तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब देखेंगे हम यहां से आकर हमारा इकोनॉमिक्स का बेसिक्स जो है ना वो बेटा खत्म होता है। अब आता है कुछ फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके जस्ट बाद हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन एंड हो जाएगा, फिर हमारा इंटरेस्टिंग वाला या केस स्टडी वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट होगा। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हमारे इकोनॉमिक्स में कौन कौन से उनको देखें। सबसे पहले है वेल्थ। देखो बेटा वेल्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ का मतलब होता है, देखिए एक तो हम आगे जाके एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर एक तरफ हम रखते हैं इनकम को, तरह ध्यान सुनना, वेल्थ का मतलब क्या होता है। एक तरफ रखते हैं इनकम। अब जो इनकम आपने कमाई उस इनकम का आप दो यूज करते हो, एक तो कंजम्पशन, जो भी इनकम कमाई। अब आप देखें अगर माइक्रो लेवल पर बात कर रहे हो ना तो इनकम आप बोलोगे इंडिविजुअल की, अगर आप मैक्रो लेवल पर बात करोगे तो आप इनकम बोलोगे कंट्री की, यानी जिसको हम लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो इनकम का हम दो यूज करते हैं, कंजम्पशन, और जो बच गया उसको हम सेविंग बोलते हैं। बस बेटा यही सेविंग आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है? इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि आपने जो सेविंग करी उसका आप करोगे क्या? कहीं ना कहीं तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा ना। तो जो भी आपने कंजम्पशन करा, जो भी आपने इनकम कमाई उससे आपने कंज्यूम कर लिया, रिमेनिंग पोर्शन यू यूज टू सेव, वी मेक एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द सेविंग। ये जो इन्वेस्टमेंट आपने कराना ये हमेशा फॉर फ्यूचर होता है। जैसे आपने गोल्ड खरीद लिया, जैसे आपने प्रॉपर्टी परचेस कर ली, ठीक है, जैसे आपने शेयर्स एक्वायर कर लिए किसी कंपनी के, ये सब चीजें किस में आती हैं बेटा? इन्वेस्टमेंट। ये जो आपने फ्यूचर के लिए गुड्स परचेस करी ना, इन फ्यूचर के लिए परचेस की गई गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वेल्थ बोलते हैं, ठीक है ना। यानी वेल्थ वो चीजें हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में जनरेट होती हैं। अब देखें तो स्टॉक ऑफ द गुड्स, स्टॉक ऑफ द गुड्स कौन सा वाला? दैट इज फॉर फ्यूचर। जो गुड्स आपने फ्यूचर के लिए खरीदी, फ्यूचर के लिए,
इसमें ईटेबल्स, अब आप फ्यूचर के लिए ऐसी चीज तो खरीदोगे नहीं ना जो जिसको आज कंज्यूम करना है। खाने पीने की चीजों को हम फ्यूचर के लिए तो नहीं खरीद के रखते ना, यानी जो 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 पेरिशेबल नेचर की चीजें उनको तो आप फ्यूचर के लिए खरीदोगे नहीं। लाजमी सी बात है, आप या तो इंटेंजिबल एसेट्स को या इमूवेबल एसेट्स को आप खरीदोगे। इंटेंजिबल ना भी खरीदो क्योंकि आप इंडिविजुअल हो, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आप खरीदोगे या इमूवेबल एसेट्स खरीदोगे, या आप इस तरह के एसेट्स खरीदोगे जो खराब नहीं होते, जिसमें मैंने कहा गोल्ड है, शेयर्स हैं, या फिर लैंड एंड बिल्डिंग है। तो जो गुड्स हमने फ्यूचर के लिए खरीदी, दे आर कॉल्ड एज वेल्थ, राइट। अभी ये जो वेल्थ है, ये दो तरह का होता है बेटा। एक होता है पर्सनल वेल्थ, वन इज पर्सनल वेल्थ, और एक होता है नेशनल वेल्थ। पर्सनल वेल्थ का मतलब आपका जो है, पर्सनली आपका जो है, उसको बोलते हैं पर्सनल वेल्थ। जैसे हाउस, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, मनी इन कैश, कंपनी शेयर्स, स्टॉक ऑफ अदर कमोडिटीज, राइट, एक्सेट्रा। दैट इज स्टॉक ऑफ द गुड्स अंडर द ओनरशिप ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल वेल्थ। जो आपकी खुद की वेल्थ है, पर्सनल वेल्थ है, जो आपने अपने खुद के लिए खरीदी, उसको हम लोग पर्सनल वेल्थ बोलेंगे। इस कैटेगरी में ये सब चीजें आती हैं, हाउस, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, मनी, कंपनी शेयर्स एंड एक्सेट्रा। और जो कंट्री के लिए कंट्री ने बनाई अपने लिए स्टॉक ऑफ गुड्स अंडर द ओनरशिप ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड नेशनल वेल्थ। लेकिन नेशनल वेल्थ की एक अच्छी बात है, वो सबके लिए होती है। जैसे पार्क होते हैं, ब्रिजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है पब्लिक वाले, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये जो नेशनल वेल्थ है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होती, पूरी कंट्री के लिए। सो इट इज टू बी यूज्ड बाय द होल कंट्री। आई बस में। लेकिन अब यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, वेल्थ बनाने में कोई बुराई नहीं है, हर कंट्री अपने लिए वेल्थ बनाना पसंद करती है और पसंद करना ही चाहिए। तो हर कंट्री अपने लिए नेशनल वेल्थ जनरेट करेगी, हर पर्सन अपने लिए जनरेट करेगा। लेकिन जब आप पर्सनल वेल्थ की बात करते हो, तो हमें इस बात में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है कि आपने वेल्थ के साथ वेलफेयर को कंसीडर करा या नहीं करा। जैसे मैं एक पर्सन, आज अगर मैं अपने लिए वेल्थ बना रहा हूं फ्यूचर के लिए, गोल्ड खरीद रहा हूं या शेयर्स खरीद रहा हूं, स्टॉक खरीद रहा हूं, डिबेंचर्स खरीद रहा हूं, या प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहा हूं, तो आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, ध्यान से सुनिएगा, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन वेलफेयर। इससे फर्क मुझे ही तो पड़ेगा, लोगों को तो फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जब कोई कंट्री अपनी वेल्थ बनाती है ना बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब मैं पर्सनल वेल्थ की बात कर रहा हूं, तो हो सकता है आज मैंने बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज करा, हो सकता है आज मैंने बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करा, मैंने आज अपने कंजम्पशन को कम कर लिया, मैंने अपनी हेल्थ में ध्यान नहीं रखा। बिल्कुल सही कहा आपने, पर्सनल वेल्थ, व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्सनल वेल्थ, इट इज माइक्रो। देखो यहां लिखा ना मैंने कि जब आप इनकम की बात कर रहे हो, और अगर आप इंडिविजुअल की इनकम की बात कर रहे हैं, मतलब आप माइक्रो लेवल पे चले गए, और जब आप नेशनल लेवल या नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, तो आप मैक्रो लेवल पे चले गए। हम दोनों की बात कर रहे हैं पर्सनल वेल्थ पे, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट कुछ और है, जरा ध्यान से सुनिएगा आप इसको। जिस समय मैं पर्सनल वेल्थ बना रहा हूं अपनी, मेरे पास आज जो मैंने इनकम कमाई, मेरे पास दो ऑप्शन है, उनसे मैं कंजम्पशन करूं और उनकी मैं सेविंग करूं। अब मुझे ये डिसाइड करना है, मुझे ध्यान ज्यादा किस में देना है, कंजम्पशन पे या सेविंग पे। जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए कमाए, मेरी चॉइस है, उसको मैं कंज्यूम भी कर सकता हूं और सेविंग भी। तरीका तो ये होना चाहिए था कि मैं अपनी पहले आज की जो कंजम्पशन है, जो आज मेरी नीड है, उसको मैं पूरा कर लूं, और उस कंजम्पशन को या उस नीड को पूरा करने के बाद में, उस कंजम्पशन या उस नीड को पूरा करने के बाद में, मैं जो बचा हुआ उसकी सेविंग करूं, और उससे मैं इन्वेस्टमेंट करूं या मैं वेल्थ बनाऊं। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट करूं और वेल्थ बनाऊं। लेकिन अल्टीमेटली कंजम्पशन मुझे करना है। अब हो सकता है कि मैंने इस कंजम्पशन को करते समय, या मैं ऐसे बोलूं, मैंने इन्वेस्टमेंट को करते समय अपना वेलफेयर ध्यान में नहीं रखा, यानी मैंने अपने वेलफेयर को दांव पे लगाकर क्या करा, मैंने इन्वेस्टमेंट करा, सेविंग करी, अपने वेलफेयर को दांव पे लगाकर मैंने क्या करा, सेविंग्स करी या इन्वेस्टमेंट्स करे। तो ऐसे केस में हो सकता है कि मेरे वेल्थ क्रिएशन में वेलफेयर ना हो, लेकिन इससे बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता ना। बाकी लोगों को फर्क क्यों नहीं पड़ता बेटा? बाकी लोगों को फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये मेरा नुकसान है। और सोचिए, जब आप कंट्री की वेल्थ की बात करते हैं, तो कोई भी कंट्री, जब, क्योंकि कंट्री की जो वेल्थ है वो कंट्री के सारे लोगों के लिए है। आज कोई कंट्री अपने लिए फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज बना रही है, अच्छी बात है, आपने फ्यूचर के लिए अपने लिए रिसोर्सेज जनरेट करे, ये बहुत अच्छी बात है, बढ़िया करा आपने। लेकिन फ्यूचर के लिए जो रिसोर्सेज आपने जनरेट करे, कहीं उसको बनाते समय आपने वेलफेयर को तो दांव पे नहीं लगा दिया। और अगर कोई कंट्री वेल्थ बना रही है बिना वेलफेयर के, तो बेटा उस वेल्थ का कोई लॉजिक नहीं होता। देखें, वेलफेयर मींस वेलबींग और हैप्पीनेस। इफ द वेल्थ इंक्रीजेस, वेलफेयर ऑल्सो इंक्रीजेस। हाँ पता है, फ्यूचर अगर अच्छा होगा तो, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आपने आज भी आपने वेलफेयर को ध्यान में रखा हो, जैसे चाइना करता है। चाइना, आपने शायद चाइना के बारे में सुना हो बहुत सारा,
चाइना, अभी आप छोटे बच्चे हो, ज्यादा आपको पता नहीं, लेकिन अब चूंकि आप सीएमए में आके बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे प्रोफेशनल बन रहे हो, अब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी और बेहतर तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे। चाइना में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भयंकर है, लेकिन उसने वेलफेयर को दांव पे लगा रखा है बुरी तरीके से। वहां के लोग फ्रस्ट्रेटेड है और उनकी आज की जो इनकम है वो इतनी कम है और महंगाई इतनी ज्यादा है। चाइना में बहुत ज्यादा महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई है चाइना में। वहां लोग ना एक रूम, एक सोचिए 10 बाय 10 का एक कमरा छोटा सा, उसी में किचन भी है, उसी में टॉयलेट भी है, उसी में बेडरूम भी है। मतलब एक 10 बाय 10 का कमरा है खाली उनके पास, जिसका भी किराया अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ है। ये मैं आपको शंघाई और हांगकांग के हाल बता रहा हूं। तो उन लोगों का बहुत बुरा हाल है। उन लोगों ने बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वेलफेयर को दांव पे लगा दिया। हम ऐसा नहीं कर सकते। आज कोई भी कंट्री अगर इकोनॉमिक वेलफेयर को दांव पे लगा के अपना डेवलपमेंट कर रही है या वेल्थ बना रही है तो उसका कोई यूज नहीं होता। सर चाइना में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो वहां की इनकम भी तो ज्यादा होगी ना बेटा, लेकिन महंगाई जब ज्यादा होती है तब इनकम का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आज मान लीजिए अगर आपकी इनकम, आप तो बल्कि नीचे लेवल पर आ गए ना, आप सोचो पहले आपकी इनकम थी 40,000 रुपए, तब आपके मकान का किराया कितना जा रहा था? 5,000 रुपए। ये सुनने में फैसिनेटिंग लगता है, इसीलिए हम लोग कभी समझ नहीं पाते। आपका जो डेली एक्सपेंसेस था, वो डेली एक्सपेंसेस जिसमें दूध सब्जी और ये सब कुछ आ गया, वो डेली एक्सपेंसेस था आपका 500 रुपया पर डे, तो मोटा मोटी 15,000 रुपए पर मंथ का आपका चला करता था। एजुकेशन वॉज क्वाइट ओके, लाइक इट वॉज अराउंड 8,000 रुपीज पर मंथ। तो आप आराम से अपना बजट बना पा रहे थे। तो ये 28,000, इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस आपके लगभग 2,000 रुपए होते थे, तो भी यू आर एबल टू मेक अ सेविंग ऑफ 10,000। अभी आपकी इनकम हो गई 80,000 रुपए। कितना बढ़िया लगा ना, शानदार, डबल हो गई। सुनने में कितना फैसिनेटिंग लगता है। आपका रेंट हो गया 15,000, डेली एक्सपेंसेस आपके पहुंच गए 35,000 रुपए पे, एजुकेशन पहुंच गई सीधी 16,000 रुपए, और डेली एक्सपेंसेस आपके 5,000 पहुंच गए। अभी आप निकालो 50 और 20 70 और एक 71,000 रुपए, ठीक है ना, आपकी सेविंग है 9,000 रुपए। अब इनकम तो डबल हो गई ना आपकी, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब इनकम बढ़ना नहीं होता, इन्फ्लेशन का मतलब दोनों होता है। हरी बात समझ में? इन्फ्लेशन का मतलब दोनों चीजें होती। तो इसलिए कोई भी कंट्री अगर अपने यहां पर वेल्थ क्रिएट, अच्छा क्यों हो रहा है इन्फ्लेशन? देखो कंट्री के रिसोर्सेज लिमिटेड है। आपको आपको पता है पाकिस्तान ने श्रीलंका को सॉरी चाइना ने श्रीलंका को बर्बाद कर दिया। उसने श्रीलंका को खूब सारा लोन दिया, खूब। अभी लोन देने के लिए पैसे आ कहां से रहे हैं? किसी भी कंट्री, आज चाइना ने श्रीलंका, आप आई थिंक मेरे हिसाब से शायद आप लोग लेटेस्ट अपडेटेड होंगे, तो श्रीलंका के अंदर इस समय भयंकर वाला लिक्विडिटी क्रंच है। मतलब भयंकर महंगाई ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ चुकी है। जो ब्रेड का पैकेट 50 रुपए का आया करता था वो 200 रुपए का आ रहा है। दूध जो 100 रुपए लीटर आता था, उनकी करेंसी में बात कर रहा हूं, वो 400 से 500 रुपए लीटर आने लग गया। अभी उनके पास पैसे ही नहीं बचे, बिल्कुल भी हालत एकदम खराब हो चुकी है। चाइना ने बहुत सारा कर्जा दिया, भयंकर वाला। अब वो कर्जे की रिकवरी चाहता है, अब रिकवरी करेगा ना। वो रिकवरी करने के लिए वो मालूम है क्या कर रहा है? वो रिकवरी करने के लिए उनके एसेट्स को बेच रहा है। बेचना पड़ेगा आपको। चाइना ने, आज चाइना को बहुत अभी आप जरा इस सिचुएशन को आज से 20 साल पीछे जाओ, आपको तब समझ में आएगा। 20 साल पहले चाइना ने लोन दिया ये सोचकर कि फ्यूचर में हमें इसके ऊपर ब्याज मिलेगा, हम बड़ा बढ़िया काम चलेगा। आपने वेल्थ क्रिएट करा, किसी को लोन दिया ना, वो आपकी एसेट होती है। लेकिन जब लोन दिया तब पैसे तो चाहिए होंगे ना लोन देने के लिए। वो पैसा कहां से आ रहा है? अपनी कंट्री के लोगों से ज्यादा टैक्स लेके, महंगाई बढ़ाकर वो पैसा लोगों से लिया, वेलफेयर को दांव पे लगा दिया। आज से 15 साल पहले लोगों के वेलफेयर को दांव पे लगा दिया, क्या करने के लिए? वेल्थ क्रिएट करने के लिए। ये नहीं होता। हाँ देखो, एक इंडिविजुअल अगर ये करता तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उस केस में सिर्फ उसका अपना वेलफेयर दांव पे लगा हुआ है, ठीक है। अगर वो ऐसा करता है तो उसका अपना वेलफेयर दांव पे लगा है, वो भुगतेगा। लेकिन जब कंट्री ऐसा करती है तो उस केस में पूरी कंट्री के लोगों का वेलफेयर दांव पे लग जाता है बेटा। तो हम लोग वहां ये नहीं कर सकते। देखो, इफ अ नेशन गोज ऑन क्रिएटिंग वेल्थ without paying any consideration to the health and mental peace of citizens, it is doubtful that the welfare increases. आपने अगर वेल्थ क्रिएट करने के लिए अपने अपने लोगों की हेल्थ और मेंटल पीस को डिस्टर्ब करा तो वेल्थ क्रिएट हो सकता है, लेकिन वेलफेयर नहीं आएगा। एंड इफ द वेल्थ इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्ली, इट इज ऑल्सो डाउटफुल। अगर मान लीजिए आपने वेल्थ बनाया लेकिन वो वेल्थ कुछ लोगों के हाथ में है, तो भी उस वेल्थ का कोई लॉजिक नहीं रह जाता, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इस तरह का वेल्थ अगर क्रिएटेड है भी, इट इज अगेन यूजलेस, उसका कोई यूज नहीं है।
ये बात समझ में आ गई यहां तक? इसमें कोई डाउट अगर है तो बताएं, इसमें कोई डाउट अगर है तो बताएं बेटा। फिर उसके बाद में है मनी, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मनी। ठीक है, मनी मतलब ऐसी कोई भी चीज, एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और इन सेटिंग द डेब्ट्स इज रिगार्डेड एज मनी। जब कभी भी कुछ भी चीज को आप गुड्स को परचेज करने के लिए या अपने डेब्ट्स को रीपे करने के लिए आप यूज करते हैं तो उसे मनी कहा जाता है। कुछ भी हो सकता है, वो करेंसी नोट्स भी हो सकते हैं, वो कॉइन भी हो सकते हैं। एक मैं आपको एक अच्छी बात और बताता हूँ, हम जब कभी मनी बोलते हैं तो हमारे दिमाग में पता है सबसे पहला चीज क्या आती है? मनी वर्ड बोला ना, बोलते ही पहला जो वर्ड दिमाग में आता है वो आता है कैश। ठीक है, आज बिल ऑफ एक्सचेंज है वो भी मनी है, चेक वो भी मनी है, क्रेडिट कार्ड वो भी मनी है, डेबिट कार्ड वो भी मनी है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा है वो भी, आपके पेटीएम में पैसा पड़ा है, आपके फोन पे बैलेंस में बैलेंस है, ये सब मनी के एम्बेट में आता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर कैश नहीं लिखते, हमने क्या लिखा? एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। कोई भी चीज जिनसे आप गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हो या जिसके बदले में आप गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हो या जिनसे आप अपने डेब्ट्स को रीपे कर सकते हो, उसे क्या बोला जाता है? मनी बोला जाता है। कोई भी चीज, तो फोन पे का बैलेंस है, पेटीएम का बैलेंस है, क्रेडिट कार्ड भी अपने आप में, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को यूज करके भी आप गुड्स परचेज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड को यूज करके भी आप जो है अपने डेब्ट्स का सेटलमेंट कर सकते हो। ठीक है, पहले बार्टरिंग सिस्टम चला करता था, उस बार्टरिंग सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए ही मनी का कॉन्सेप्ट आया। देखो, इट कुड बी रुपी नोट्स, कॉइन्स, क्रेडिट कार्ड्स, ट्रेवलर्स चेक। आजकल तो ट्रेवलर्स चेक होते ही नहीं है, इसकी जगह लिखना चाहिए था पेटीएम बैलेंस। ठीक है, और क्या नाम है, डिजिटल वॉलेट्स, एक्सेट्रा। नाउ व्हाट इज अ मार्केट? फॉर यू एंड मी एवरीबडी नोज व्हाट इज अ मार्केट। मार्केट कोई ऐसी टर्म नहीं है जो आपको पता नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन असल में मार्केट का जो स्पेसिफिक मीनिंग है वो नहीं पता तो है। देखो, इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज द टर्म मार्केट रेफर्स टू अ प्लेस वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड। ये एक ऑर्डिनरी है कि जहां पे गुड्स को खरीदा बेचा जाता है। हमने इसको थोड़ा सा डेफिनेशन को मॉडिफाई करा, थोड़ा सा डेफिनेशन को हमने स्पेसिफिक करा। देखो ध्यान से सुनना, क्या होता है मार्केट का मतलब? ऐसा कोई भी प्लेस, ऐसा कोई भी प्लेस वेयर बायर और सेलर, वेयर बायर एंड सेलर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, फॉर परचेजिंग और सेलिंग ऑफ कमोडिटीज। अब आप कहेंगे सर इस वाली में और उस वाली डेफिनेशन में क्या फर्क है? वहां पे भी तो ये था कि जहां पे गुड्स को खरीदा बेचा जाता है उसे क्या बोला जाता है? मार्केट। यहां पे भी हम ये बोल रहे हैं कि वेयर बायर एंड सेलर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। देखो बेटा, मार्केट में गुड्स बिके ही ऐसा जरूरी नहीं होता, तो भी रहेगा तो मार्केट ना। आप किसी मार्केट में अपनी गुड्स लेके बैठे, बिक नहीं पाई, अभी गुड्स में सेल नहीं हुआ ना, अभी सेल्स नहीं हुआ, तो इसका मतलब उस प्लेस को मार्केट नहीं बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है। या आपने गुड्स खरीदने के लिए गए लेकिन आपको मिली नहीं, तो उस प्लेस को मार्केट बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। सो ऐसा कोई भी प्लेस जहां पे गुड्स को बाय और सेल किया जाता है वो मार्केट होता है। डेफिनेशन थोड़ी अधूरी है। हमने कहा ऐसा कोई प्लेस जहां पे बायर एंड सेलर का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो फॉर परचेजिंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो उस प्लेस को क्या बोला जाता है बेटा? मार्केट बोला जाता है। ठीक है, मार्केट के दो बड़े फंक्शंस है, एक तो ये है ही फंक्शन, इसको तो हम बात कर ही रहे हैं। सबसे बड़ा फंक्शन होता है डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है ना, क्योंकि देखिए जब तक बायर और सेलर आपस में मिलेंगे नहीं ना, तब तक, जब तक बायर एंड सेलर आपस में मिलेंगे नहीं तब तक मार्केट डेवलप नहीं होगा और प्राइस का डिटर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। सेकंड, टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। क्यों? जब ये प्राइस कैसे डिसाइड होती है? बायर एंड सेलर, आपको याद होगा 12th में पढ़ा होगा, हमें यहाँ पे भी पढ़ना है लेकिन 12th में भी आपने पढ़ा होगा इसलिए याद दिला रहा हूं। ये आपने कहा प्राइस को डिसाइड करो, ये वाला फंक्शन होता ही इसकी वजह से है। बायर मिलेगा, ही विल शो हिज डिमांड, सेलर मिलेगा, ही विल शो हिज सप्लाई। हायर द डिमांड, लोअर द सप्लाई, प्राइस विल बी हाई। हायर द सप्लाई, लोअर द डिमांड, प्राइस विल बी लो। कैसे डिसाइड हुआ? बायर थे, सेलर थे, डिमांड थी, सप्लाई थी, तो डिसाइड हुआ। ठीक है बेटा, ये होता है मार्केट। एक वर्ड होता है मार्केट मैकेनिज्म। जब मार्केट ओवरऑल की हम बात करते हैं उसको मार्केट मैकेनिज्म बोलते हैं, कुछ काम का नहीं है। मार्केट मैकेनिज्म मींस टोटलिटी ऑफ द मार्केट्स, दैट इज मार्केट।
द मार्केट मैकेनिज्म डिटरमाइंस द प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ब्रॉट एंड सोल्ड। ठीक है, ओवरऑल जो मार्केट है उसको मार्केट मैकेनिज्म बोला जाता है, कुछ काम का नहीं है। अगला डेफिनेशन बहुत काम का है, लेकिन ये इतना लंबा चौड़ा एग्जाम्पल दिया है, ये कुछ काम का नहीं। मैं सीधा आपको समझाऊंगा कैपिटल स्टॉक और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। हाँ, इसमें इतना सा जरूर आप कर सकते हैं, खाली ये वाली डेफिनेशन, इन्वेस्टमेंट इज द इंक्रीमेंट इन कैपिटल स्टॉक, बस। इन्वेस्टमेंट इज द इंक्रीमेंट इन कैपिटल स्टॉक। बाकी जो सारा कंटेंट है ना, ये जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया वो सब बेकार है, इसका कोई यूज नहीं। मैं यहां समझाता हूं आपको कैपिटल स्टॉक क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कि आपने जो भी इनकम अर्न करी, उस इनकम का एक हिस्सा हम लोग कंज्यूम करते हैं या कंजम्पशन होता है, और उस कंजम्पशन के बाद जो बचता है वो कहलाती है सेविंग्स। इस सेविंग का हम लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट बनता है वेल्थ। लेकिन इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं? इन्वेस्टमेंट किस में? इन फ्यूचर गुड्स। इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर गुड्स। ये जो फ्यूचर गुड्स है ना, नोन एज कैपिटल स्टॉक। इन फ्यूचर गुड्स को ही क्या बोला जाता है? कैपिटल स्टॉक बोला जाता है। ठीक है, सो जब जब आपका कैपिटल स्टॉक बढ़ता जाएगा, इन्वेस्टमेंट, ऐसे बोल लो आप, इन्वेस्टमेंट करने से कैपिटल स्टॉक बढ़ता है। आप चाहे तो ऐसे बोल लो, कैपिटल स्टॉक जब जब भी बढ़ रहा है मतलब इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यानी इन्वेस्टमेंट इज द इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। पहले आपका कैपिटल स्टॉक 100 रुपए का, तब 150 का हो गया, इसका मतलब 50 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट करा। फिर हो गया 500 का, तो आपने 350 का इन्वेस्टमेंट करा। तो कैपिटल स्टॉक जितना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, या कैपिटल स्टॉक के इंक्रीज होने को क्या बोला जाता है बेटा? इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई क्या? अब इन्वेस्टमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल इन्वेस्टमेंट और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब जब आप ऐसी एसेट्स में पैसा लगाते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, जैसे मशीन्स हैं, रॉ मटेरियल है, बिल्डिंग्स हैं, उनको बोला जाता है रियल इन्वेस्टमेंट्स। एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जब हम ऐसी चीजों में लगाते हैं जो नजर नहीं आती, जैसे शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, पोर्टफोलियो है, दे ऑल कम इन द एम्बिट ऑफ portfolio investments. Okay, so there are the two type of the investments, the real investments, the portfolio investments. आ रही बात सुनने बेटा? और अब वो जो थ्योरी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी, उसको और मैं ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। जो हमने अभी इनकम के बारे में बात की थी और कैपिटल स्टॉक के बारे में, आपको याद हो तो हमने कहा था नेशनल इनकम, इसको हम लोग, नेशनल इनकम को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू योर कंजम्पशंस, ठीक है, और प्लस इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, दैट मींस y इज इक्वल्स टू c प्लस आई, यही हमारा है। ये जो नेशनल इनकम है, इसको अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि आपकी टोटल नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे आप? जो भी आपने पूरे साल भर में कंज्यूम करा प्लस जितनी सेविंग करी, यानी C प्लस एस इज इक्वल्स टू C प्लस आई। सो दैट मीन्स योर सेविंग्स आर ऑलवेज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम लेवल। देखें, इन्वेस्टमेंट की थ्योरी है ये, परचेजिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग, ये नहीं, इट in the product market equilibrium will be established when the following equation holds, that is y is equals to c plus I। y मतलब national income, c मतलब consumption and I मतलब investments। the right hand side of the equation is aggregate demand and the left hand side is the equation of aggregate supply। ये ठीक है ना, ये तो है डिमांड क्योंकि आपने कहां कंज्यूम करा, ये सप्लाई है, सप्लाई मतलब इनकम की सप्लाई, इनकम सप्लाई, एंड दिस इज इनकम का डिमांड, यानी कितना पैसा हमें चाहिए। द एग्रीगेट सप्लाई, सॉरी, एग्रीगेट डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई, और ये होनी ही चाहिए क्योंकि जितना आप कंज्यूम कर रहे हो और जितनी आप सेविंग कर रहे हो उससे ज्यादा तो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा ना। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन विल बी नाउ C प्लस एस। बेटा C प्लस एस मतलब जो आपकी इनकम है और ये जो आपका कंजम्पशन है या जो आपकी टोटल रिक्वायरमेंट है, C को हमने दोनों जगह क्रॉस कर दिया, वी लेफ्ट विद द S प्लस एस इज इक्वल्स टू वाई, यानी जो भी आपकी सेविंग है
This will make your investments. The savings will make your investments. Okay. So only in equilibrium saving is equal to the investments, but there is no guarantee that these two should always be equal. This is because savings are made by the households while investments are undertaken by the business. Their motives are completely different. अब ये पॉइंट हमें समझना है. देखिए, अगर हम ऑर्डिनरी सेंस में बात करें तो जितनी आपने सेविंग्स हर साल करी उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट होगा, ऐसा माना जाता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, यहां समझना पड़ेगा इसको. जो आपकी सेविंग्स है, इफ it do not channelize into the market, if it is not channelized into the market, यदि आपकी सेविंग, जैसे मैं हाउस होल्ड हूं, मैंने 1 लाख रुपए की सेविंग करी, लेकिन उसको मैंने अब मेरे घर में वो 1 लाख रुपया मैंने रख दिया, उसका क्या यूज है? वो इन्वेस्टमेंट में तो कन्वर्ट कर, कैश जो होता है हार्ड कैश, इट इज नॉट ऑफ एनी यूज व्हेन इट इज नॉट यूज्ड, बेकार है. तो हो सकता है कि बहुत सारी मेरी ऐसी सेविंग हो जो कि मार्केट तक गई नहीं, एंड इफ इट इज नॉट चैनलाइज्ड, it will not convert into investments. It will not convert into investments. वो कभी भी इन्वेस्टमेंट्स की कैटेगरी में नहीं बदलेगा, क्योंकि वो घर पे पड़ा है ना आपके, तो उसका कोई यूज ही नहीं है. तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो सेविंग्स हैं दे मे नॉट बी इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट्स. हाँ बिल्कुल एफडी इन्वेस्टमेंट है ना, क्योंकि आप जब पैसा बैंक में लगाते हो ना, पैसा बैंक में जमा कराया आपने, तो बैंक उस पैसे का करता क्या है? बैंक उसको लेके थोड़ी बैठा रहता है. आपने एफडी कराई 1 लाख रुपए की, बैंक उसके ऊपर आपको हर साल 5% या 6% की रेट से इंटरेस्ट दे रहा है. तो बैंक पैसा दे कहां से रहा है? वो 1 लाख रुपए को आगे इन्वेस्ट कर देता है मार्केट में, आगे लोन देने में. जब लोन दिया तो उससे बिजनेसमैन अपनी मशीन्स वगैरह खरीदेंगे ना, इन्वेस्टमेंट हो गया. तो वो इन्वेस्टमेंट चैनलाइज हो गया, वो आपकी सेविंग्स जब तक इन्वेस्टमेंट में चैनलाइज नहीं होंगी ना, तब तक देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सेविंग इज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. ठीक है, दैट वी नीड टू लुक इनटू द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स एंड नेट इन्वेस्टमेंट. कुछ नहीं होता, सिंपल है. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट, चाहे आपने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करा हो, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करा हो, मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब जो पूरे साल भर में इन्वेस्टमेंट हुआ, दैट इज एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर. इसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन लगा दूं, अब पहले आपको समझना पड़ेगा, ये जो एग्रीगेट अमाउंट मेड बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. एग्रीगेट अमाउंट इन व्हाट? इन या तो वो आपने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करा होगा, लाइक जैसे रॉ मटेरियल खरीद लिया, फिनिश गुड्स, मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, या आपने मशीन्स बिल्डिंग्स कुछ खरीदी होंगी. ये दोनों मिलाकर क्या बनता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. यानी पूरे साल भर में किसी भी कंट्री के जितने भी बिजनेसेस हैं, टोटल बिजनेसेस की बात कर रहा हूं, पूरे साल भर में किसी भी कंट्री के टोटल बिजनेसेस ने जो टोटल इन्वेस्टमेंट करा, चाहे वो रॉ मटेरियल में करा, चाहे वो फिनिश गुड्स में करा, WIP में करा, या आपने उससे मशीन्स, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा खरीदी, ये जो आपने इन्वेस्टमेंट करा है ना, ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स. और जब इस इन्वेस्टमेंट में से हम लोग डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा आपका, तो ये बन जाता है नेट इन्वेस्टमेंट. ठीक है. नाउ व्हाट इज अ प्रोडक्शन? देखिए बेटा, प्रोडक्शन का मतलब ऐसी किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करना जो कि सेलेबल हो. मेरी बात ध्यान से सुनना. अगर आपने ऐसी कोई गुड्स प्रोड्यूस करी जो सेलेबल इन द मार्केट नहीं, और विच कैन नॉट बी सोल्ड आउट इन द मार्केट, then it do not become the production. देखें, it refers to the creation of goods for the purpose of selling them. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज अगर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान बनाते हैं अपने लिए, है ना, खेलने के लिए, तो वो सेल करने के लिए नहीं है ना, तो वो गुड्स की कैटेगरी में या प्रोडक्शन की. मम्मी खाना बनाती है, हम खाना बेचने के लिए थोड़ी ना बनाते हैं, तो वो प्रोडक्शन नहीं होता. लेकिन जो होटल में या रेस्टोरेंट में खाना बन रहा है वो प्रोडक्शन है, क्योंकि वो सेल करने के लिए बना है. हम जो खाना बना रहे हैं वो सेल करने के लिए नहीं बना, तो इट डू नॉट कम इन द एम्बिट ऑफ प्रोडक्शन. So see, it refers to the creation of goods for the purpose of selling them into the market. In one word, production means creation of utility. और यूटिलिटी तभी आएगी जब आप उसको बेचोगे या बेचने की कैपेबिलिटी रखते हो. अगर कोई गुड्स सेलेबल नहीं है या उसको सेल नहीं किया जा सकता, तो वो गुड्स कभी भी किसकी एम्बिट में नहीं आएंगी? प्रोडक्शन के एम्बिट में नहीं आती.
इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, व्हेन अ चाइल्ड मेक्स अ डॉल फॉर प्लेइंग फॉर हर एंजॉयमेंट ऑफ दिस एक्टिविटी, इट इज नॉट कॉल्ड प्रोडक्शन बिकॉज द डॉल मेकर हु सेल्स डॉल्स इन द मार्केट इज एंगेज इन द प्रोडक्शन। आप नहीं हो क्योंकि आप बेच नहीं रहे, जो डॉल मैन्युफैक्चरर है या जो टॉयज मैन्युफैक्चरर है वो बना ही बेचने के लिए रहा है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? द गुड्स एंड द सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ विच प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज कैरिड आउट आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल बिगनिंग में हमने डिस्कशन किया था इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद में है बेटा कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब जो आपने अपने ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करी गुड्स, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। द कंजम्पशन इज डिफाइंड एज satisfaction of human wants through the use of goods and services. Satisfaction of human wants through the use of goods and services, उसको कंजम्पशन बोला जाता है। कंजम्पशन could be present, future और wealth income। wealth income का मतलब है कि मतलब ये कंजम्पशन के सोर्सेज हैं, they are called sources of consumption। यानी मैं कंजम्पशन कौन सी इनकम में से करूंगा? तो जो आपने कमाई अभी या जो फ्यूचर में कमाओगे, जैसे आपने लोन लेके कोई कंजम्पशन करा, तो ये जो लोन ले रहे हो आप चुकाओगे कहां से? फ्यूचर इनकम में से ना। तो उस फ्यूचर इनकम से आपने कंजम्पशन आज ही कर लिया, नहीं समझे क्या? आपने प्रेजेंट में इनकम कमाई, खर्च करा, तो आपके कंजम्पशन का जो सोर्स है वो प्रेजेंट इनकम। हमने बोला कंजम्पशन का सोर्स क्या है? फ्यूचर इनकम। इस फ्यूचर इनकम का मतलब क्या है? फ्यूचर इनकम का मतलब है कि फ्यूचर में कभी भी इनकम होगी उसको मैं आज कंज्यूम कर लूं। अरे आज कैसे कंज्यूम करूंगी? उधार ले लिया आपने बैंक से, बैंक से जो पैसा उधार लिया वो कंज्यूम कर लिया आपने, उससे कोई ना कोई गुड्स खरीद ली जो भी आपको सेटिस्फेक्शन देती थी। अब बैंक का लोन चुकाओगे कहां से? फ्यूचर से जो इनकम मिलेगी। तीसरा होता है वेल्थ इनकम, जो सेविंग्स आपने करी है उनसे आपने कंजम्पशन करा, यानी जो सेविंग्स में आपके पास पैसा है उनको यूज करके हमने कंजम्पशन करा, तो वो कहलाता है वेल्थ इनकम। सेविंग्स ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि जो आपने इनकम कमाई उसमें से अगर मैं कंजम्पशन लेस कर दूं, इनकम माइनस सी इज इक्वल्स टू सेविंग, तो वो क्या कहलाता है? सेविंग्स कहलाते हैं। वट एवर इज लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर मीटिंग द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज सेविंग। व्हाट इज इनकम? द नेट इनफ्लो ऑफ मनी ऑफ अ पर्सन ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इनकम। जैसे मंथली इनकम होती है, डेली इनकम होती है, वीकली इनकम होती है, हाफ ईयरली इनकम है। पीरियड आपको डिसाइड करना है। तो अगर हम मंथली इनकम की बात करें तो पूरे महीने में आपने जो भी कमाया उसको क्या बोला जाएगा? इनकम बोला जाएगा। राइट? तो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ इनकम ऑफ अ मैन और अ पर्सन, इट कुड बी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड लाइक मंथ और ईयर। नाउ वेल्थ एंड इनकम, अ पर्सन कंज्यूम्स अ पार्ट ऑफ इनकम एंड डिस्कस कर चुके पहले, आपने इनकम में से जो सेविंग करी उस सेविंग को जो आपने एक्यूमुलेट करते गए वो वेल्थ बन जाता है, कुछ काम का नहीं है, पीछे डिस्कस हो चुका। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है बेटा? कंज्यूमर सरप्लस का मतलब है कि जो प्राइस आप देना चाहते थे और जो प्राइस आपने एक्चुअल में दी उनके बीच का जो डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। जैसे आप किसी प्रोडक्ट की 50 रुपए देना चाहते थे या देने के लिए रेडी थे और वो प्रोडक्ट आपको 45 में मिल गया, देन इट इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस। सी द कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। द कॉन्सेप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर सरप्लस द डिफरेंस बिटवीन द विलिंग प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस। उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे बेटा। इसके आगे जो है अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में हमको एक तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस करना है, एक पीपीसी डिस्कस करना है। ये दो डिस्कशन करेंगे हम लोग बेटा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।